myself निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। हम ये नीट 2021 टारगेट के लिए एक सीरीज चलाए हुए हैं। हमने सबसे पहले फोर्स 1 का आपको वीडियो दिया था, उसमें 8 क्वेश्चन और उन 8 क्वेश्चन के आसपास जो भी क्वेश्चन या ट्रिक हो सकते थे जो प्रीवियसली पूछे गए उन सब के बारे में डिस्कस किया गया था। आज ये दूसरे दिन हम फोर्स 2 को लॉन्च कर रहे हैं। इसमें फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन का आइडिया दूंगा और नेक्स्ट वीडियो फोर्स 3 का होगा जिसमें ब्लॉक के ऊपर जो ब्लॉक रखे हुए होते हैं फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में उनकी एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे वो क्वेश्चन 10-10 सेकंड में ही बनने लगेंगे। इस सीरीज का पर्पज यही है कि जो भी किस तरह क्वेश्चन है इनमें आप कुछ छुटपुट फॉर्मूले याद रख के जाएं जिससे कि एग्जाम हॉल में 10 से 20 सेकंड में ही सॉल्व हो सके। क्योंकि याद रखिए जो क्वेश्चन आज बोर्ड पर या कोई टीचर या कोई स्टूडेंट यदि आज 30 सेकंड में 1 मिनट में नहीं कर पा रहा है तो वह एग्जाम में भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कम से कम प्रीवियसली ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को हम शॉर्ट में करना सीखें, तो वो सब मेरा एक इसमें एफर्ट रहेगा। तो ये फोर्स 2 में अब अपन सबसे पहले इसी फ्रिक्शन में कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। तो आप जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। ये आपके 2014 नीट में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बड़ा मेथड भी बताऊंगा, छोटा भी बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो ये सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मास m1 m2 m3, m1 m2 m3 दे रखे हैं। वो बात जरूर है कि वो सब आइडेंटिकल हैं, ठीक है जी। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, ठीक है जी। तो म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑब्वियसली इन दो जगहों पे लग रहा है क्योंकि जो एयर में है उस पर तो फ्रिक्शन लगेगा भी नहीं, ठीक है जी। इसका एसोलेशन निकालना है। तो पिछले टर्न पे भी डिस्कस किया है कि रस्सी को ही हम ऑक्सिलरी एक्सिस ले लेते हैं। तो भाई रस्सी को ऑक्सिलरी एक्सिस ले रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स कौन सा है? सिर्फ इकलौता यही है क्योंकि इसका तो वेट और वो बैलेंस हो जा रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स इकलौता सिर्फ ये mg लगा रहा है डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम। तो m से m कट के आंसर क्या हो जाता? g/3 हो जाता। ऐसा करते वक्त हमने मान लिया था कि लेट म्यू इक्वल टू 0, यानी फ्रिक्शन को हमने माना ही नहीं था। नहीं माना था तो जरा देखिए चारों ऑप्शन में म्यू की वैल्यू 0 डाल के g/3 देखो सिर्फ इसी में आ रहा है और किसी में आ ही नहीं रहा है आपका, क्योंकि इसमें म्यू की वैल्यू 0 डाल दोगे तो 0 हो जाता। तो मेरा ये कहना है कि कई बार क्वेश्चन को आइडलाइज यानी म्यू को 0 कर दो, थीटा को 0 कर दो, ठीक है जी। तो उससे भी क्वेश्चन को अपन जल्दी से 10 सेकंड या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसका बड़ा मेथड तो मैं आपको बता ही दूंगा। बड़ा मेथड तो आपका वही है कि भाई ये m1g नीचे की तरफ लग रहा है mg और ये दोनों के फ्रिक्शन के चलते ये उसको अपोज कर रहे होंगे। तो बड़ा मेथड भी अपन देख सकते हैं इसका। बाकी शॉर्ट में आप समझिए कि भाई मान लीजिए हमने मान लिया आइडियल मान लिया कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तो म्यू को हमने 0 मान लिया। म्यू को 0 मानते ही भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स किसका होता? सिर्फ इसका, क्योंकि ये तो सिस्टम इसको चलाने का कोशिश कर ही नहीं सकते। तो लटका हुआ मास mg डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम, खत्म कहानी। m से m काट के g/3, म्यू की वैल्यू 0 डाल के जिसमें भी ऑप्शन आ रहा है। तो बड़े मेथड तो आपने देख ही रखे हैं, पर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी देखना शुरू करिए। इसी तरह से मैं कहना चाह रहा हूं कई जगह पर थीटा को 0, म्यू को 0 या किसी वेरिएबल को 0 डालकर भी हम ऐसा कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो कि हो सकता है आंसर हो। यदि 2 आ रहे हो तो फिर ठीक है, बड़ा मेथड हम लगाएंगे। अभी तो हम ये चाह रहे हैं कि किसी क्वेश्चन में हमारा 10 सेकंड 20 सेकंड बच जाए। तो यहां पर एक छोटा सा प्रयास किया गया है। जैसे एसएचएम का क्वेश्चन है, पर मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने उसमें थीटा की वैल्यू 0 डाल के उसको शॉर्ट में किया है। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन था कि भाई एक इंक्लाइन प्लेन पर एक इस तरह की ट्रॉली चल रही है, उस पर एक रस्सी से एक बॉल को लटका दिया। तो इसका आंसर मैं यहां पर कई सारे ऑप्शन दे रखे थे जब ये आईआईटी में आया था। यहां साइन थीटा था, कहीं टेन थीटा था, कहीं कॉट थीटा था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को अपने ऑर्डिनरी क्वेश्चन का बना लें। भाई सब जानते हैं किसी सीलिंग से यदि बॉल लटक रही हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2π√L/g। तो वेज पे रखा हुआ क्वेश्चन उसमें कैसे बदल जाएगा यदि हम थीटा को 0 डाल दें? तो जैसे ही थीटा को 0 डालोगे ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो लगातार रिड्यूस होता होता क्या बन जाएगा? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो जाएगा, जिससे कि ये जो लटकी हुई बॉल है वो आपकी सीलिंग से लटक जाएगी। सीलिंग से लटक जाएगी यानी थीटा की वैल्यू 0, पर सिचुएशन क्या थी आपकी? ये तो फॉर्मूला आपको याद रहता है ये टाइम पीरियड का। तो जब ये आईटी में क्वेश्चन आया था, इसके अलावा AEEE में भी आया है, तो यहां पर कई ऑप्शन दे रहे थे g tan थीटा, g cot थीटा। तो आप यकीन मानिएगा थीटा की वैल्यू 0 डालेंगे तो आपको कभी भी आंसर नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ आप भी समझ रहे हैं कि cos 0 ही 1 होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो cos 0 डिग्री ही 1 होता है। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू 0 हुई यानी cos 0 1 हो गया तो L/g आपका ये आंसर आ गया।
तो जो हमें पता है क्वेश्चन को उस तरफ खींच लाओ। जैसे मैं इसका एग्जांपल और भी देना चाहता हूं, ये वाईडीएससी के भी एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्वेश्चन मेरा देखा हुआ है कि उन्होंने ये जो आपकी लाइट आ रही है मोनोक्रोमेटिक सोर्स से, उसको इस एक्सिस से थीटा एंगल पे कर दिया और फिर पूछा कि भाई किसकी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन बता दो इन टर्म्स ऑफ थीटा। अरे भाई इतना कहां से करेंगे, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन करना है और वो भी थीटा के टर्म में 4 ऑप्शन, देखते ही कॉम्प्लिकेटेड। तो आप क्या करेंगे, आप तो थीटा को 0 डाल दो। जैसे ही थीटा को 0 डाल दोगे सारा वेव फ्रंट क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल वेव फ्रंट में आप भी जानते हैं कि फिर सीवीएफ कहां बन जाएगी, बिल्कुल इन दोनों के मिड पॉइंट पर। तो आप जो 4 ऑप्शन है उसमें थीटा की वैल्यू 0 डाल दो और उसके हिसाब से वाई आपका यहीं पर सीवीएफ मतलब दोनों स्लिट के मिड पॉइंट पे बन जाता। तो 4 ऑप्शन में से जो उसको सपोर्ट करता है इस वाले को, थीटा को 0 डाल के, वो हमारा आंसर हो जाता। तो मैं अभी भी यही कहना चाह रहा हूं, कई जगह वेरिएबल को अपनी मर्जी से 0 कर कर भी हम क्वेश्चन को उस डोमेन में खींच लाते हैं जो हमें पता हो। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देखेंगे इसमें। ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि भाई एक मास वाली रॉड है, ठीक है जी। तो मास वाली रॉड के एक एंड पर एफ फोर्स लगा दिया, तो हमसे कहा गया है कि जिस एंड पर फोर्स लगाया गया है उससे एक्स डिस्टेंस पर टेंशन बता दो, ठीक है जी। तो एक मास वाली रॉड पर ये कहानी है। आंसर तो चलो इसका जो भी था इस तरह से था, कुछ 4 ऑप्शन होंगे, कुछ में वो आगे पीछे 2 कर देगा, ये कर देगा, बहुत सारी पॉसिबिलिटी कर देता है। तो हम क्या करेंगे कि इसको अलग अलग 2 टुकड़ों में तोड़ करके एफबीडी बनाएं, फिर इक्वेशन ये करें वो करें, उसमें टाइम लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, चारों ऑप्शन में क्या करेंगे, एक्स को 0 डालेंगे। तो जरा देखिए, एक्स को जैसे ही आप 0 डालेंगे तो तय है आप इसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां पर कि आपने फोर्स लगाया, तो वहां पर टेंशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एफ। उसी तरीके से एक्स की वैल्यू यदि मैं एल डाल दूंगा तो आप, क्योंकि एक्स को आपने यहां से मेजर करना शुरू किया है, तो एक्स की वैल्यू एल डालते ही आप लास्ट एंड पे पहुंच जाएंगे। वहां पर तो टेंशन होगी नहीं, क्योंकि वहां तो मेटेरियल ही नहीं बचा, किसी को आपको खींचना ही नहीं है। तो यहां पर टेंशन क्या हो जाएगी, 0। तो एक्स की वैल्यू एल डालने पर टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो ऐसी दोनों पॉसिबिलिटी चारों ऑप्शन में डाल के देखें। देखिए ये इसका आंसर था, मुझे तो पता है, मैंने लिख दिया है, पर एक नई सोच आप में डालने के लिए हम ये बात कह रहे हैं। तो कभी भी वेरिएबल में आंसर हो तो उसमें एक बार इस तरह की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यदि किसी एक सिंगल ऑप्शन पर ही आपको आंसर मिल जा रहा है, मतलब 2 कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं आ रही और सिंगल ही किसी ऑप्शन में आपको ये सब मिल जा रहा है, तो आप उसी को टिक कर दें, तो आपका समय बचेगा। अदरवाइज तो आप जान ही रहे हैं, यदि 2 ऑप्शन में ऐसा दिख रहा हो कि नहीं दोनों आंसर हो सकते हैं, तो फिर आपको बड़ा आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। साथ ही मैं एक और भी बात कहना चाह रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक टावर से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर एक पार्टिकल को फेंक दूं और फिर वो नीचे आके टकराए, तो वो जो रेंज क्या है। अब आप भी जान रहे हैं कि एच हाइट मान ली टावर की, फिर इस तरह से फेंका है, पर आपको रेंज का एक ऑर्डिनरी फॉर्मूला क्या पता रहता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप क्या करेंगे कि जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें एच की वैल्यू 0 डाल देंगे। जैसे ही हाइट की वैल्यू 0 डाल देंगे, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, वही ऑर्डिनरी रेंज का फॉर्मूला जिसमें आप इस तरीके से, याद है ना आपको, वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट 0 डाल के निकाला था। तो एच की वैल्यू 0 डालते ही ये बेचारा टावर गायब हो जाएगा और ये जो इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है वो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ जाएगा जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे पार्टिकल फाइनली गिरा है। तो ऑर्डिनरी फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो चारों ऑप्शन में एच की वैल्यू 0 डाल दें। तो मैं अभी भी यही कह रहा हूं, जो हमको पता है क्वेश्चन को उस तरफ खींच के ले आओ, भले उसके लिए एक्स 0 डालना पड़े, थीटा 0 डालना पड़े, या एच इस तरह की चीजें 0 डालनी पड़े, या वाईडीएससी का जो हमने आपको क्वेश्चन बताया था, ठीक है जी। तो ये भी आईटी का क्वेश्चन है, तो इसमें भी जैसे हमने थीटा 0 डाल के किसी पेंडुलम को एक ऑर्डिनरी सीलिंग से लटका हुआ, मतलब इंक्लिनेशन का काम ही खत्म कर दिया था हमने। तो कम से कम प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन में छोटे मोटे जो भी ट्रिक लग जाए वो हमको याद रहे, तो जाते ही हम नीट 2021 में उसको टिक कर दें तो बहुत हमको फायदा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन देखिए अब आप, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड टेबल एज शोन इन फिगर इज 0.2। तो यहां पर ये 0.2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये तो हवा में लटका, तो उसमें तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम मास, ठीक है जी, मैक्सिमम मास निकालना है। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, μsn। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में जब भी इस तरह का मैक्सिमम जैसा वर्ड आ जाए तो क्या करना है, फ्रिक्शन की भी मैक्सिमम वैल्यू ही लेनी है। यानी यहां पे हमने हाथी लटका दिया,
हाथ ही लटका दिया तो इसका मतलब यहां पर फ्रिक्शन, यदि उसमें ताकत होगी तो वो उसको मैक्सिमम रोकने की कोशिश करेगा, और नहीं है तो बेचारा सरेंडर कर देगा। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो बहुत ही हैवी वेट लटका देते तो बेचारा इसका ये जो पॉइंट है वो टूट जाता और आप ऑब्वियसली काइनेटिक रेंज में आ जाते हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं। तो मैक्सिमम अपोजिशन कब तक करेगा बेचारा, ये इसका लास्ट पॉइंट है स्टैटिक रीजन का। ठीक, तो बस बी ब्लॉक का मैक्सिमम मास चाहिए, ये लीजिए लिख दिया। ये मैक्सिमम वैल्यू जो अननोन है वो हमको निकाल लिए, तो इधर मैक्सिमम है तो इधर भी मैक्सिमम होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फ्रिक्शन की, म्यू एस एन। एन कौन सा लेना है, जहां पर कांटेक्ट हो रहा है। भाई हवा का तो रिजिड कांटेक्ट मानते ही नहीं है, हवा के लिए तो अपन बॉयंसी मानते हैं, पर बॉयंसी डेंसिटी नहीं दी तो यहां पर वो लेनी भी नहीं है। तो रिजिड कांटेक्ट यहां हो रहा है तो ये नॉर्मल कितना होगा, 2G के बराबर। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.2 है, बस 0.2 इंटू एन कर दिया। इसको सॉल्व कर लें तो जी से जी कट के आपका ये आंसर हो जाएगा। तो जब भी मैक्सिमम वाली बात आए तो आप म्यू एस एन का इस्तेमाल करें। अब यहां पे म्यू एस एन का इस्तेमाल नहीं हुआ तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लें। यहां पर कहीं देखिए मैक्सिमम का जिक्र भी नहीं है। तो ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ ए ट्रक अ ब्लॉक ऑफ 1 kg is placed and the truck is moving with acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है ब्लॉक का। ठीक, आज मैं भी चल रहा हूं आपके सामने इस डायरेक्शन में, पता है फ्रिक्शन भी उधर ही लग रहा है। मैंने अब तक हजारों, दसियों हजारों, 20 हजारों बच्चों से ये गलती कराई है। कोटा के जितने भी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है वहां के भी सारे बच्चों को आदमी के केस में, यानी लिविंग बीइंग के केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन का ही पता नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे 2 रजिस्टर सीरीज पैरेलल में होते वो भी उन्हें कुछ को पता नहीं होता। तो एक दिन सीरीज पैरेलल के बारे में बताएंगे आपको। तो बहुत बेसिक चीजें देखिए जरा। तो एक ट्रक बना दिया, ठीक है जी, ट्रक का ये स्टीयरिंग बनाया, ट्रक का एक्सीलरेशन इतना दे रखा, उसके ऊपर ये ब्लॉक रख दिया 1 kg का। अब हम तो बेसिक फोर्स ही एनालाइज करते हैं। बेसिक फोर्स क्या होते हैं हमारे, वही नॉर्मल, टेंशन, वेट और फ्रिक्शन। तो इस पे आपके सामने लगा के दिखा देता हूं। एक बात जरूर है, 1 kg को यदि मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा तो ये मुझे ग्राउंड फ्रेम से ऑब्वियसली ट्रक के साथ साथ जाता हुआ दिख रहा है। अरे किसी बस या ट्रेन के कोच में हम जर्नी कर रहे हैं तो जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही तो हम जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ग्राउंड फ्रेम से ये हर हाल में इसका एक्सीलरेशन उधर ही होगा जिधर दिखाया गया है। अब इसमें मैं बेसिक फोर्स लगा देता हूं। भाई नॉर्मल इधर जाता, वेट इधर जाता, तो इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो नॉर्मल और वेट की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, टेंशन की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। अरे भाई तुमने रस्सी थोड़ी बांध रखी है, स्प्रिंग भी नहीं है, स्प्रिंग फोर्स भी नहीं आएगा, स्प्रिंग भी नहीं बांध रखी, इसका मतलब ये भी बेचारा भग गया। अब बच कौन रहा है कि कौन चला रहा है इसे। आप कहेंगे ट्रक चला रहा है, भैया यहाँ ट्रक आदमी, इनसे हमको कोई मतलब ही नहीं है। हमें हर बार फिजिक्स के अंदर यदि आप पढ़ रहे हैं तो यही इस तरह के ये बेसिक फोर्स यही लाना है, इसी में से आंसर देना है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो इकलौता एक फोर्स बच रहा है, फ्रिक्शन। ये लीजिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू वही मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन ऐसा नहीं मोशन को अपोज करता है भाई, वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान से सीखिए। तो यहां पर इस ब्लॉक को ये जो फ्रिक्शन ही है, और वो ऑब्वियसली यदि फिसल नहीं रहा है तो स्टैटिक रेंज में ही है, पर मैक्सिमम आंसर मत दें। क्यों, अरे भाई यदि मैक्सिमम फ्रिक्शन यदि आपने ये वाला पॉइंट लिया होता तो इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होता, 6 होता। ठीक है जी, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन 6 होता, पर यहां तो कितना है, 5। इसका मतलब आप इस पॉइंट पे नहीं है, उससे पहले किसी पॉइंट पर बैठे हुए हैं। ठीक, तो मैक्सिमम के बजाय कोई छोटी वैल्यू लग रही है फ्रिक्शन की। हाँ ठीक है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन कर लिया, मास की वैल्यू 1, एक्सीलरेशन कितना है 5, तो 1 इंटू 5 ये लीजिए, तो फ्रिक्शन भी कितना होगा, 5 न्यूटन। ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। और बच्चे यदि वो म्यू एस जी करने बैठ गए, ये लीजिए, तो गलत हो जाता है सब। तो फ्रिक्शन के क्वेश्चन में मेरा तजुर्बा रहा है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन तो कम से कम जब भी फ्रिक्शन पूछेगा तो मैक्सिमम तो आंसर कभी होता ही नहीं है। हाँ, पिछले क्वेश्चन में मैक्सिमम मास पूछा था तो वहां पे हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन रखा था। तो क्वेश्चन में फर्क समझिए, मैक्सिमम मास पूछा है तब हमने मैक्सिमम फ्रिक्शन रखा है, पर यदि फ्रिक्शन की वैल्यू जब भी पूछता है तो पता है मैक्सिमम वाला आंसर कभी होता ही नहीं है, सीधी सी बात है। यानी फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन फोर्स जब भी पूछा तो आप आदत डालें कि भाई इससे छोटा ही होगा। इक्वल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता है यदि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछिए तो। हाँ, मैक्सिमम मास इनडायरेक्टली इस तरह से मैक्सिमम करके पूछेगा, मैक्सिमम स्पीड, तब आप मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा सकते हैं। तो जो फ्रिक्शन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, या इनडायरेक्टली हम कहें
फ्रिक्शन ही है वो किसको चलाता है, आदमी को, किसी कीड़े या जानवर को, इवन किसी कार के या मोटर बाइक का वो टायर जो इंजन से कनेक्टेड है उस पर भी फ्रिक्शन फॉरवर्ड ही लगता है। फॉरवर्ड का मतलब खुद वो फ्रिक्शन ही उसका मोशन करा रहा है। ठीक है जी। अदरवाइज आप अपना यहां पे एफबीडी बना के दे लें, वही बेसिक चीज। अरे आज मैं भी चल रहा हूं तो मैं यही इस तरह के फोर्स कंसीडर करता, मेरे गले में रस्सी दिख रही है क्या, नहीं, क्या मेरे गले में स्प्रिंग लगी है कि नहीं, तो ये दोनों फोर्स तो वैसे ही भग गए। ये मेरा वेट लगता, ये मेरा नॉर्मल लगता, इनमें से किसी का इस तरफ 90 डिग्री डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट आता क्या, नहीं, तो ये भी बेचारे भाग गए, कहते भाई हम भी कुछ नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अब बचा कौन, फ्रिक्शन। हाँ भाई ये फ्रिक्शन ही है जो मुझे चला रहा है। यहीं पर आप कहीं ऑयली स्लिपरी सरफेस पे या आइस पे चलने की कोशिश करते हो, फ्रिक्शन नहीं मिलता, नहीं मिलता, इसलिए आप तेज ना तो चल पाते ना भग पाते हैं। जबकि एक ऑर्डिनरी मिट्टी वाली सरफेस या पत्थर वाली सरफेस पे आपका चलना बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि वो आपको फ्रिक्शन दे रहा है। और चलते वक्त भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रहा है, ये भी जरा गौर करिएगा। फ्रिक्शन भी कौन सा लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है। आइए इस क्वेश्चन के बारे में और जरा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। तो मैं सबसे पहले जो मैथ्स के ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन होता है उसको आपको याद करा देना चाह रहा हूं। तो सब जानते हैं यदि साइन को मल्टीप्लाई करना हो तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, इक्वल टू प्लस। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस। और माइनस को माइनस से करते हैं तो क्या आता है बेटा, प्लस आता है। ओके, इसका इस्तेमाल अब हम इस क्वेश्चन में करेंगे। एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें, क्योंकि फिजिक्स में कभी भी जी प्लस है जी माइनस है ये तो होता ही रहता है। तो इस लिफ्ट वाले केस में या इस थ्रेड वाले केस में देखिए क्या होगा, मैं आपको आज याद ही करा दे रहा हूं इसको। तो ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस लिया है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस लिया है। ऐसे जब एसिलेशन हो रहा होगा तो उसको मैं प्लस लूंगा, डीएसिलेशन को मैं माइनस लूंगा। तो 1 kg का मास है जो थ्रेड से सस्पेंडेड है, लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है, एसिलेशन से तो अप है, इसका मतलब प्लस, एसिलेशन है मतलब प्लस। लोअर्ड है इसका मतलब नीचे आ रही तो माइनस, और एसिलेशन तो प्लस। तो प्लस इंटू प्लस क्या बनेगा बेटा, प्लस। माइनस इंटू प्लस क्या बनेगा, माइनस। बस दोनों टेंशन का रेशियो निकाल लें, 3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आगे से प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाए। जी प्लस ए कब होगा, जी माइनस ए कब होगा, तो इसको इस तरह से आप याद रख लें। मैथमेटिकल जो साइन होते हैं प्लस माइनस उनके मल्टीप्लिकेशन से। तो एक बार मैं टेबल क्लियर कर दूं आपके सामने कि किसी लिफ्ट में इस तरह की थ्रेड लटकी है और लिफ्ट ऊपर जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और उसका एसिलेशन भी हो रहा है। तो अप को हमने प्लस माना है, देख लीजिए, एसिलेशन को भी प्लस माना है। तो प्लस इंटू प्लस, इसका मतलब यहां पे साइन कौन सा आएगा, प्लस। अगला केस देखिए, लिफ्ट ऊपर तो जा रही है बट रुकने वाली है, तो इसका मतलब उसका रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन के लिए हमने क्या साइन लिया, माइनस। ऊपर जाने के लिए क्या लिया, प्लस। तो प्लस इंटू माइनस ये क्या हो गया तुम्हारा, माइनस। इसलिए इस वाले केस में क्या लेंगे, जी माइनस है। लिफ्ट नीचे जा रही है पर एसिलेशन हो रहा है, तो नीचे आने का साइन हमको क्या लेना है, माइनस। बट एसिलेशन हो रहा है तो एसिलेशन का साइन क्या है, प्लस। तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। इसलिए इसके लिए भी साइन क्या आएगा, जी माइनस है। साथ ही अब नीचे जा रही है, रिटार्डेशन भी हो रहा है, तो डाउन का साइन हो गया माइनस, रिटार्डेशन का हो गया माइनस। तो माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा, प्लस। अब इसका आप पूछेंगे सर इस्तेमाल कहां होगा, भाई एक बार तो उसको याद तो कर ले, फिर देख लें कि भाई तुम भी जानते हो किसी लिफ्ट में यदि इस तरह की एक एम मास की बॉल लटका देंगे तो ऊपर नीचे आना जाना, एसिलेशन डीएसिलेशन ये हुआ ही होगा। साथ ही इस लिफ्ट में वो भी क्वेश्चन आप समझते हो, P इक्वल टू, ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनती है, ये लीजिए। साथ ही इसमें एक वेट बैलेंस रख दिया, एक आदमी खड़ा है तो उसका वो एपरेंट वेट वाली कहानी होती है, ये लीजिए, उसमें भी लग जाएगा सारा अपवर्ड प्लस, एसिलेशन को प्लस। ठीक है जी, अपवर्ड जा रहा है पर रिटार्डेशन को प्लस माइनस माइनस। और वैसे भी हम
तो रिजल्ट ही डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए। तो क्वेश्चन पढ़ लें, स्मूथ वेज पर ये वेज होता है, एक ब्लॉक रख दिया आपने, तो ट्रायंगल को तो वेज कहते हैं, ये ब्लॉक रख दिया। अब वो कह रहा है कि जब मास को छोड़ा तो उस समय वेज को कितना एक्सेलरेशन दें जिससे कि मास उस पर रेस्ट पर आ जाए। तो भाई हम ये चाह रहे हैं कि जो ब्लॉक है वो नीचे गिरना भूल जाए। तो नीचे गिरना क्यों चाहता है? ये एम जी साइन थीटा की वजह से। आप भी जानते हैं नीचे क्यों गिरना चाहता है, एम जी साइन थीटा की वजह से। तो इस डायरेक्शन में तो हो गया आपका एम जी साइन थीटा, ठीक है जी। तो एम जी साइन थीटा तो आपका ये हो गया। अब इस फोर्स को कब भूलेगा? जब इस डायरेक्शन में इसको कैंसिल आउट करे। तो हाँ, सूडो फोर्स होता तो है। देखिए आपने वेज को इधर एक्सेलरेशन दिया तो सूडो फोर्स ऑक्यूपेंट पे किधर लगेगा? इधर। अरे बस उधर गई तो तुम ऑक्यूपेंट होते ना, यात्री, तो तुम पे सूडो फोर्स क्यों लगता है? पीछे। तो जिधर ग्राउंड से अटैच्ड वेज जाएगा उसके जस्ट अपोजिट उसका यात्री या ऑक्यूपेंट उल्टा जाता है, ठीक। तो तुमने बस को या ब्लॉक को, वेज को धक्का उधर दिया, वेज को, तो पैसेंजर या ब्लॉक पर सूडो फोर्स इधर लगा। तो इस ये थीटा तो ये थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना, एम ए कॉस थीटा, ये लीजिए। तो सूडो फोर्स का कंपोनेंट एम ए कॉस थीटा आया, जिसने उस बेचारे एम जी साइन थीटा को कैंसिल आउट कर दिया, या वो नीचे गिरना ही भूल गया। नीचे गिरना भूल गया तो बस रेस्ट पर। बट किसके रेस्पेक्ट? रेस्ट पर तो है, बस वेज के रेस्पेक्ट में। बाकी तो ग्राउंड फ्रेम में तो आप समझिए कि सब कुछ चलिए। तो वेज के फ्रेम में ये सब कुछ रेस्ट पर। अब इधर आ गए, उसी से जुड़ा क्वेश्चन है, ये लिखिए। फॉल फ्रीली वाली बात आएगी, पर अब की बार tan थीटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा भाई। ये भी आपका क्वेश्चन है क्योंकि तो फोर्स वन में भी हमने दो बार इसको डिस्कस किया था, ए बराबर जी tan थीटा को। आज फोर्स टू में भी देखिए फिर से वापस इनके नंबर दो बार आ गया। तो इसको इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। एससी वर्मा में क्वेश्चन दे रखा है, AIEEE वगैरह सब में, आईआईटी सब में बहुत बार आ चुका है, इवन आपके मेडिकल में आ चुका है। तो अब की बार क्या कर रहे हैं हम कि एक ऐसी एक्सेलरेशन चाहिए जिससे कि जो ब्लॉक एम है वो फॉल, फ्रीली फॉल हो। फ्रीली फॉल का मतलब क्या होता है बेटा? एन की वैल्यू का जीरो हो जाना, एन की वैल्यू का जीरो हो जाना। तो फॉल फ्रीली मतलब एन की वैल्यू जीरो हो जाना। जैसे सैटेलाइट में भी जब ऑर्बिट करती है तो वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? एन की वैल्यू का जीरो हो जाना, क्योंकि उस समय ग्रेविटी ही उसको घुमा रही होती है, तो बेचारा ऑब्जेक्ट नीचे गिरना भूल जाता है। बड़ा अजीब सा लगता है ना सुनने में कि ग्रेविटी किसी सैटेलाइट के अंदर उस एस्ट्रोनॉट को घुमा रही है तो वो नीचे गिरना ही भूल गया। क्योंकि जी से या तो आप नीचे खींच के गिरा लो या फिर घुमा लो, जब घूम रहा होगा तो वो नीचे गिरना भूल जाएगा। एनीवे, तो याद रखे तो अच्छा ही है भाई। उधर तो क्या कर रहे थे अब तक कि भाई वो वेज के ब्लॉक रेस्ट पे था तो आप जी tan थीटा याद रखते थे। यदि आज ये ब्लॉक जो है फ्रीली फॉल हो रहा है तो एन की वैल्यू जीरो होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा? जी डिवाइडेड बाय tan थीटा। ये देखिए अच्छे से, जी tan थीटा नीचे की तरफ है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। चाहे तो आप करके देख लें कि भाई हमने इस वेज को इस तरफ इतने एक्सेलरेशन से धक्का मार दिया, तो इसका एक कंपोनेंट नॉर्मल की तरफ करके देख लीजिए, और एम जी कॉस थीटा तो इधर होना ही होना है आपका। तो जब इसको इस एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करेंगे तो देखिए ये सिचुएशन आएगी, नॉर्मल और इस आपके इसका सूडो फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। तो सॉरी, आपने इसको इस तरफ मूव कराया तो सूडो फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया सूडो फोर्स, ये सूडो फोर्स रहा। सूडो फोर्स का कंपोनेंट एन की तरफ गया, तो देखिए एम जी बाई टेन थीटा सूडो, एम जी बाई टेन थीटा सूडो फोर्स हो गया। टेन थीटा को आपने क्या लिखा है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो ये तो है आपका सूडो फोर्स, ये वाला जो मैंने सर्कल में बंद कर दिया। उसका कंपोनेंट इस, क्योंकि ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा की तरफ कौन जाता है? साइन कंपोनेंट गया, ये लीजिए। तो एन की डायरेक्शन में सूडो फोर्स का ये पूरा पूरा कंपोनेंट हो गया, विच इज बैलेंसिंग एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी। अब इसको काट लीजिए, ये गया एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा को काट दिया तो एन की वैल्यू जीरो हो गई। ये तो बात की थी, पर ये एग्जाम में करने का नहीं है, बस ध्यान रखो आप तो, क्योंकि प्रीवियसली पूछा गया है और बिल्कुल ए इक्वल टू जी tan थीटा जैसा ही है। तो बस फ्रीली फॉल हो जाए तो tan थीटा से डिवाइड कर देना, और यदि वेज के रिस्पेक्ट में वो स्टेशनरी रह जाए तो मल्टीप्लाई कर देना, यानी जी मल्टीप्लाइड बाय tan थीटा कर देना। एक हाथ सर्कुलर मोशन का भी ले लें, क्योंकि इसमें भी एपीडी का हमको काम पड़ता है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 2015 में आया हुआ। तो दो मासेज हैं, एक 2m मास है, एक m मास है। 2m मास r/2 रेडियस पे और m मास r रेडियस पे। पढ़ लीजिए जरा सारा डाटा, मैंने तो उसमें फिगर में ड्रॉ कर ही रखा है।
फिर 2m की वेलोसिटी v दे रखी है, उसकी एंड टाइम दे रखी है, देखो वेलोसिटी रेडियस सब कुछ है। फिर वो क्या कह रहा है, सेंटीपिटल फोर्स इक्वल है। तो सेंटीपिटल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। क्योंकि वेलोसिटी दे रखी है लीनियर, तो वही वाला फॉर्मूला लेंगे। तो इस पर लगने वाला सेंटीपिटल फोर्स लिख दिया, देखिए आप, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस। इसका फिर मास ये पूरा लिख के सब कट जाएंगे, एन स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये लीजिए, बहुत आसान सी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, इससे जुड़े हुए और भी चीजें बताएंगे, पढ़ लीजिए आप सब कुछ। तो रोलर कोस्टर है वो वेटलेसनेस फील करता है। अरे भाई इसलिए क्योंकि अभी जो जी है तुम्हारा घुमाने के काम में आ रहा है। घुमाने से मतलब मेरा है डायरेक्शन बदलने के काम में आ रहा है। आपके सामने एक पेन है, इस पेन को यदि मैं नीचे की तरफ मतलब छोड़ दूं तो क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा। चलिए छोटा कोई कॉइन जैसा ढक्कन जैसा समझ लीजिए, छोड़ दूंगा तो क्या होगा, जी का काम क्या होगा, गिराने का। ठीक है, तो गिराने का मतलब उसकी स्पीड बदलती जाएगी, डायरेक्शन तो बदल ली थी, एक ही डायरेक्शन में गया ना वो। बट जी से आप, क्योंकि वो एक्सेलेरेशन है तो वो या तो स्पीड बदल सकता है या डायरेक्शन बदल सकता है। इसीलिए यहां पर जो जी है वो अब घुमाने के काम में आ रहा है, इसलिए वो नीचे गिरना भूल गया। नीचे गिरना भूल गया तो उसी को हम वेटलेसनेस कह रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। अदरवाइज जो आप ऑर्डनरी तरीके से पढ़ रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं। एफबीडी बना लेते कि भाई वो पार्टिकल चलते चलते गया, तो एफबीडी में क्या होता है, नॉर्मल प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। अब वो कह रहा है वेटलेस हो गया, मतलब एन की वैल्यू 0 हो रही है। ठीक है, तो एन को यहां से हमने हटा दिया, तो वी की वैल्यू आपकी क्या होती है, रूट आर जी। तो यहां पर एक्चुअली जी को 10 तो दिया नहीं था, नहीं दिया था, तो फिर मैं उसकी एक्चुअल वैल्यू लेता 9.8 से उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो रूट करने पे कितना था, 14। तो मेरी तरफ से तो ये है कि भाई 14 या इससे कम वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल टपक पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं फिर से, टपक पड़ेगा। तो जब भी वेलोसिटी आपकी इस रूट आर जी, जिसमें मैंने जी की वैल्यू 9.8 ली है, ठीक है, तो 14 या 14 से कम हो गई वेलोसिटी तो पार्टिकल टपक जाएगा नीचे की तरफ। तो इस रिजल्ट को हम वैसे भी ध्यान रखते हैं कि भाई एक रस्सी, अभी तो हमने नॉर्मल को 0 किया था, ठीक है, क्योंकि आप एक रोलर कोस्टर पे थे। रस्सी से ही बांध के पार्टिकल को यदि इस तरह के एक सर्कल में घुमाते हैं, ये मेरा सेंटर है, तो टॉप पर मिनिमम वेलोसिटी क्या होती है, रूट आर जी, और यहाँ पर टेंशन आपकी क्या हो जाती है, 0 की तरफ चली जाती है। सिमिलरली जब सबसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल पे गुजरता है तो उसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, रूट 5 आर जी। ठीक है, ये सब आपको पता रहते हैं, रोप के लिए भी और रोलर कोस्टर में भी डाटा होता है कि भाई जब एन को 0 करते हैं तो रूट आर जी आ जाता है, और सबसे नीचे वाले पॉइंट पर ये होता है। पर रिजिड रॉड पे देखिए, अब ये एक रिजिड रॉड है। अब रिजिड रॉड मासलेस मान लिया, उसके ऊपर एक मास का पार्टिकल रख दिया, तो इसमें तो टपक पड़ने की स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि रॉड जो है उसको हमेशा एक सहारा देगी। सहारा देगी तो इसकी टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। वहां पर नहीं हो सकती, वहां पर तो वो टपक जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो वहां तो ये नीचे टपक जाएगा, पर जहां पर एक रिजिडनेस है इसलिए टपकेगा तो नहीं। तो मिनिमम वेलोसिटी ऊपर कितनी होगी, 0, और सर्किल के लोएस्ट पॉइंट पर नीचे की तरफ कितनी होगी आपकी, रूट 4 आर जी। इसको जरा ध्यान रखना। तो रिजिड रॉड केस में 0 रूट 4 आर जी, रस्सी केस में रूट आर जी और रूट 5 आर जी, और रोलर कोस्टर या इस तरह किसी कर्व्ड कॉन्वेक्स या कनकेव ब्रिज पर भी आपका यही फॉर्मूला लगेगा, इसको ध्यान रखें। तो प्रीवियसली आए हुए क्वेश्चन नीट के, आईआईटी के और सबके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, क्योंकि इन क्वेश्चंस के वापस से रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और जो मार्क्स मिलेगा, जैसे आपको थीटा 0, म्यू 0, एक्स 0, या प्रोजेक्टाइल मोशन में वो टावर का हाइट को 0 करके जो आपको पॉसिबिलिटी बताई, उस तरह से क्वेश्चन को सूचिएगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके जो 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आएंगे उसमें यदि वेरिएबल के टर्म में आंसर हुआ, थीटा में, एक्स में, म्यू में, एच में, तो मान लीजिए वो ऐसा करने से बहुत जल्दी बन जाएगा। ऐसा आपको 2-3 क्वेश्चन में भी फायदा हो गया कि आपने उनको 5-5, 10-10 सेकंड में कर लिया, तो जो आपका 2-3 मिनट बचेंगे वो आप किसी अनसीन क्वेश्चन में फिजिक्स के ज्यादा देर आपको एक्स्ट्रा 2-4 मिनट बच जाएंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, प्रीवियसली आए हुए नीट आईआईटी इनकी क्वेश्चन है, वो मैं ट्रिक सीख लीजिए,
उसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, और जो उससे समय बचेगा उसको आप जो टफ क्वेश्चन होंगे जो आपने कभी देखे नहीं उसमें लगाने में आपको काम में आएगा। उम्मीद है आपको सीरीज पसंद आएगी। अगले बार मैं आपको उसकी ट्रिक बताऊंगा जिसमें एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख देते हैं, फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें भी वही 10 सेकंड में ही जाता है, वो भी उसमें ज्यादा इतना दूर तक सोचने की जरूरत नहीं होती है। तो नेक्स्ट टाइम पे 4-3 में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको नीट 2021 के लिए हमारा प्रयास सफल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। थैंक्स अ लॉट।